नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए 26 अगस्त, जो फटाफट वीक ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है। कोविड-19 से जुड़ी ये खबरें बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, अमेरिका से युद्धाभ्यास के बाद भारत अब रूस के साथ करने जा रहा है बहुत बड़ा युद्धाभ्यास। चीन को लगा बड़ा झटका, डरा सहमा हुआ है चीन। जी हाँ, रूस ने स्वयं भारत के साथ युद्धाभ्यास करने का ऐलान किया। तो वहीं जानेंगे अगली बड़ी खबर के रूप में, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को फिर लगा बड़ा झटका। सुरक्षा परिषद में भाषण देने के बारे में कई झूठ बोले, हुआ नकाब। पुलवामा जैसा दूसरा अटैक करने वाला था आतंकी, बालाकोट एयर स्ट्राइक से डरे मसूद अजहर। ये भी बड़ी खबर जानेंगे। अगली बड़ी खबर, किम जोंग उन की मौत के बाद नॉर्थ कोरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बहन ने संभाली सत्ता, इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो वहीं जांच में मौलाना साद और तबलीगी जमात का सामने आया हैरान करने वाला फ्री कनेक्शन। इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे देश में रहकर फ्री खा रहा है तबलीगी जमात का सदस्य मौलाना साद। वहीं हिंदू देवी देवताओं पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद अब हीर खान नाम की मुस्लिम महिला गिरफ्त में आई है। विवाद से संबंधियों के घर में छिपी थी, बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, अब गिरफ्त में आ चुकी है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ पर पश्चिम बंगाल 2021 विधानसभा चुनाव से पहले सौरभ गांगुली ने लौटाई ममता सरकार की जमीन। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में जाने की अटकलें तेज, ये भी आपको बताएंगे। तो मानसून सत्र यानी लोकसभा राज्यसभा कब से चलने वाली है वो भी आपको बताएंगे। और अब तक का सबसे बड़ा सीबीआई ने खुलासा किया है कि 5 दिनों की जांच में दोस्त सिद्धार्थ पीठानी सबसे बड़ा संदिग्ध है, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 बल्कि देश के दुश्मनों को भी पूरी तरीके से हराएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपना समर्थन आज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 32,28,000 को पार कर गया। आपको बता दें कि 32,28,365 कन्फर्म केसेस पिछले 24 घंटे में लगभग 63,000 करीब मामले सामने आए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 59,500 को पार कर गई। आपको बता दें कि वर्तमान में स्वस्थ होने का जो आंकड़ा है दोस्तों, वो 24,64,000 को पार कर गया है, जबकि वर्तमान में एक्टिव केसेस 7,03,000 के करीब हैं। तो ये देश भर के आंकड़े हैं देश भर में। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि बॉर्डर पर तनाव के बीच अगले महीने रूस ने भारत के साथ युद्धाभ्यास करने का किया बड़ा ऐलान। चीन को लगा बड़ा झटका। भारत अगले महीने रूस में आयोजित होने वाले एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेज रहा है। यह कोरोना महामारी सामने आने के बाद किसी विशाल सैन्य अभ्यास में देश की इस तरीके की पहली भागीदारी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि काउकास 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास से चीन, पाकिस्तान तथा शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य राष्ट्र भाग ले सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि 15 से 26 सितंबर तक दक्षिणी रूस के अस्त्राखन इलाके में आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में सेना के करीब 150 जवान, भारतीय वायुसेना में सेना के 45 कर्मी भाग लेने जा रहे हैं, जिससे चीन पूरी तरीके से डरा और सहमा है। कहीं ना कहीं चीन को बहुत बड़ा डर सता रहा है इसी युद्धाभ्यास से, क्योंकि इससे पहले भारत अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान हुआ फिर से बेनकाब। सुरक्षा परिषद में कई भाषणों में अपने 5 बड़े झूठ मिले। जी हाँ, दरअसल एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन की ओर से कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भाड़े के आतंकी रख रहे हैं, जिससे भारत ने ट्विटर पर जवाब दिया है। इस बयान को हास्यास्पद बताया है। इस तरीके से पाकिस्तान ने 5 झूठ बोले, जिसका खुलासा भारत ने एक एक करके किया है। आपको बता दें कि भारतीय मिशन ने बयान में कहा है कि हमने पाकिस्तानी मिशन के संयुक्त राष्ट्र में दिए उसी के बयान को देखा है, जिसमें दावा किया गया है कि ये बातें पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधित्व ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में कही। वो कहा, उसने दुनिया के सामने भारत से बचाने की एक तो गुहार लगा रहा है कि भारत आतंकियों को प्रायोजित करता है और पाकिस्तान में आतंकियों को भेजता है, जो कि पूरी तरीके से उल्टा है। पाकिस्तानी भारत में आतंकियों को भेजता है। दूसरी लाइन में भी उसने बहुत बड़ी झूठ बोली। दूसरा ये झूठ बोला है कि अलकायदा ने अपने क्षेत्र से हटा लिया है। अब इस भारतीय मिशन ने शायद अलकायदा को ये नहीं पता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छिपा था और अमेरिकी सेना को पाकिस्तान में ही मिला था, जबकि पाकिस्तान कह रहा है यूएन में कि हमने सभी आतंकियों को
पाकिस्तान से हटा दिए। तीसरा झूठ ये था कि पाकिस्तान ने दावा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भाड़े के आतंकी रख रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान का चौथा झूठ था कि 1267 प्रतिबंधों की लिस्ट है। पाकिस्तान ने दावा कि भारत ने इतने लिस्ट बनाए हैं, इसे भारत ने खारिज किया है। भारत का कहना है कि 1267 प्रतिबंधों की सूची सार्वजनिक है, कोई भी देख सकता है, और ये बिल्कुल भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो कई इस तरीके से झूठ रो रहा है यूएन में जाके पाकिस्तान। हम चलते हैं अगली अपडेट आपको बता दें। बालाकोट जैसा दूसरा अटैक करने वाले थे आतंकी। बालाकोट एयर स्ट्राइक से डरे मसूद अजहर ने लगाई रोक। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा आतंकवादी हमले की साजिश रचे और अंजाम देने के मामले में मंगलवार को जम्मू कश्मीर में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। इसमें आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 19 लोगों के नाम है। जांच एजेंसी द्वारा दायर 13,500 पन्नों के इस आरोप पत्र में आत्मघाती हमले की हर गुत्थी सुलझाई गई है। पिछले साल कश्मीर दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर उस समय हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन आतंकवादी यहीं नहीं रुकने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया है कि वो फिर से बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद मौलाना मसूद अजहर काफ़ी डरा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जांच में मौलाना साद और तबलीगी जमात पर सामने आया हैरान करने वाला खुलासा, फ्री कनेक्शन। दरअसल तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के मुख्यालय से जुड़ी तफ्तीश रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी जांचकर्ताओं के माध्यम से न्यूज़ 18 को हाथ लगी है। इसके मुताबिक दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मुख्यालय का पिछले करीब 5 सालों से बिजली का बिल जमा नहीं किया गया। यही नहीं, पानी के कई कनेक्शन का बिल भी जमा नहीं हुआ है। इसके साथ ही तबलीगी जमात के मुख्यालय को प्रॉपर्टी बिल भी जमा नहीं किया गया, यानी इस बिल्डिंग में सारी सेटिंग भी फ्री है। इस मसले पर पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार किसी भी एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की। यकीनन दिल्ली सरकार के बिजली विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की लापरवाही साफ नज़र आ रही है। तो अब आप समझ सकते हैं मौलाना साद यानी फ्री में भी खा रहा है और देश से गद्दारी भी कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। हिंदू देवी देवताओं पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स पे जिहादी हिना खान गिरफ्तार हुई है। विवाद के बाद से संबंधियों के घर छिपी थी। दरअसल हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट करने को लेकर हीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये विवादित बयान देने के बाद हीर खान का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। घटना के बाद से हीर अपने संबंधियों के घर छिपी हुई थी। यूपी की प्रयागराज पुलिस ने हीर को गिरफ्तार किया है। उसके नाम लखनऊ में भी एक मामला दर्ज किया गया है। उसे नूरुल्ला रोड से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि हीर खान नामक युवती कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर कुछ लोगों का नाम लेते हुए देवी देवताओं का आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियोस में वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल अब उस शिकंजे में है, लेकिन आप भी मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त NSA के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट। सौरभ गांगुली ने लौटाई ममता सरकार की जमीन। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में जाने की अटकलें हुई तेज। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंगाल बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चित चेहरे की तलाश है। ऐसे में BCCI अध्यक्ष टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल ममता सरकार ने बंगाल के न्यू टाउन में ICSC बोर्ड वाले 12वीं क्लास तक के स्कूल निर्माण के लिए गांगुली को एक ज़मीन दी थी। अब हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके कार्यकाल में मुलाकात की और आवंटित की गई 2 एकड़ ज़मीन लौटा दी है। गांगुली के इस कदम से उनकी बीजेपी में जाने अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि गांगुली के कई मौके पर कह चुके हैं कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 2021 के चुनाव से पहले कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। 14 सितंबर से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। सीटिंग अरेंजमेंट में होगा बड़े बदलाव। कोरोना वायरस महासंकट के बीच संसद के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने की प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान दोनों सदनों में कोरोना वायरस महामारी के कारण काफ़ी सावधानियां बरती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में इस बार कुल 18 बैठकें होंगी। ऐसे में संसद के दोनों सदनों के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि मार्च में कोरोना संकट के बढ़ जाने के बाद पहली बार सदन की कार्रवाई होगी। लोकसभा
और राज्यसभा में सांसदों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसके तहत मौजूदा सीटों के अलावा गैलरी में भी सांसद बैठते हुए दिखाई देंगे। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 14 सितंबर से फिलहाल संसद का सत्र चल सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत की मौत का मामले में सीबीआई की 5 दिनों की जांच में बड़े खुलासे। सिद्धार्थ पिठानी है सबसे बड़ा संदिग्ध। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत मौत के मामले में सीबीआई 5 दिन की जांच कर चुकी है। इन 5 दिनों के दौरान उस शख्स का रोल सबसे ज़्यादा संदेह आसपास सामने आया है और वो है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसे ताले वालों को बुलाकर सुशांत के कमरे का ताला तोड़वाया और बिना कमरा खुले हुए उसको बाहर भेज दिया गया। इसके बाद सुशांत की डेड बॉडी को फांसी के फंदे से उतारने वाला भी सिद्धार्थ पिठानी ही था। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ पिठानी की रोल को लेकर परिवार भी लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसको सुशांत मौत के मामले में आरोपी के तौर पर जांच करने की भी मांग कर रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसको सीबीआई पिछले 4 दिनों से रोजाना पूछताछ के लिए बुला रही है। सीबीआई अब तक सिद्धार्थ पिठानी से 40 घंटे से ज़्यादा पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि सिद्धार्थ ही सुशांत मौत के मामले में अब तक सामने आई जांच में सबसे संदेह व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट अब तक की निकल के आ रही है सुशांत सुसाइड केस में। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे सिंधिया। बोले यहाँ कर इंसान को राष्ट्र सेवा के लिए मिलती है प्रेरणा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे थे। यह पहला मौका है जब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिंधिया पहली बार संघ कार्यालय पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधिया सबसे पहले संघ के संस्थापक हेडगेवार के निवास स्थान पर गए। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने रायपुर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के बाद ये बड़ी बातें बताई थी। आपको बता दें कि हेडगेवार स्थित मंदिर में पहुंचने के बाद स्थित आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर बलराम केशव हेडगेवार और गुरु गोवालकर का समाधि स्थल पर भी पहुंचे। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागपुर पहुंचकर फिलहाल उन्होंने आरएसएस के मुखिया से भी मुलाकात की है, मोहन भागवत से भी मुलाकात की है, जहां पर जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के दफ्तर पहुंचकर, मुख्यालय पहुंचकर आम इंसानों पर भी राष्ट्र सेवा, देश हित की प्रेरणा मिलती है। तो आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहला आरएसएस का मुख्यालय का दौरा है। कहा जाता है कि बीजेपी में कोई बड़ा नेतृत्व अगर संभालने की कदम चलता है तो आरएसएस में जाना बेहद ज़रूरी होता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। संजय दत्त को मिला 5 साल के लिए यूएस वीज़ा। कैंसर का इलाज कराने जाएंगे न्यूयॉर्क। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को 4थे स्टेज का लंग कैंसर हो गया है। संजय दत्त ने हाल ही में अपने को लंग कैंसर से पीड़ित होने की खबर अपने फैंस को दी थी। तभी से उनका उपचार चल रहा था, तभी से इलाज के लिए उनके अमेरिका जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को 5 साल का यूएस वीज़ा मिलने की भी खबर है। सूत्रों की माने तो संजय दत्त जल्द ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और उनका इलाज भी उसी हॉस्पिटल में होगा जहां उनकी मां नरगिस दत्त को कैंसर का इलाज हुआ था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है संजय दत्त को लेकर। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, जहां पर सोनू सूद ने नीट और जी परीक्षाओं को टालने को लेकर किया ट्वीट। जी हाँ, सरकार से की बड़ी अपील। दरअसल कोरोना वायरस के कारण देश भर में छात्र नीट जेई की परीक्षाओं को टालने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद का भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सोनू सूद ने अब सरकार से कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए नीट और जेई परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया। सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से नीट और जेईई की एग्ज़ाम को स्थगित करने की अपील करता हूँ। कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और छात्र की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। क्या सरकार को नीट जी की परीक्षाओं को स्थगित करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें 6 सितंबर को ऐप के जरिए नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली, फूकेंगे चुनावी बिगुल।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की पहली चुनावी वर्चुअल रैली 6 सितंबर को होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह चुनावी वर्चुअल रैली जनता दल यूनाइटेड लाइव नाम के एक ऐप के जरिए होगी। इससे पहले 7 अगस्त को जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली होने वाली थी, लेकिन राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उस वक्त नीतीश कुमार की इन रैली को रद्द कर दिया था। 6 सितंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पहली रैली चुनावी होगी। माना जा रहा है कि इस ऐप के जरिए नीतीश कुमार बिहार में 1 लाख लोगों के साथ सीधा जुड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वर्चुअल रैली करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपना ये ऐप बनाया है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक 2 सितंबर को नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड लाइव नाम की इस ऐप को उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई करें। एक सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने अधिकारियों से सोमवार को कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक किसान को उसकी ज़रूरत के अनुसार समय से खाद प्राप्त हो। खाद की कालाबाजारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के हित से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्ती से बरतेगी और इनके खिलाफ एनएसए लगाने की खुली छूट योगी सरकार ने दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि अमेठी में बड़े पैमाने पर खादों की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया, जिसके बाद योगी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं संज्ञान लिया और कड़ी चेतावनी दे दी है। रासुका के तहत कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2 करोड़ 36 लाख को पार कर गए हैं। जी हाँ, 2 करोड़ 36 लाख 76 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 8 लाख 13 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 57 लाख 54 हज़ार कन्फर्म केसेस तो जबकि 1 लाख 77 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 36 लाख 22 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 1 लाख 15 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 31 लाख 67 हज़ार कन्फर्म केसेस तो 58 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि रसिया में 9 लाख 66 हज़ार कन्फर्म केसेस तो वहीं 16 हज़ार के करीब लोगों की मौत होगी। तो दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।